अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिंदी में ही ले, गुजराती कौन नहीं समझता है? हिंदी में। आज हम जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषय इसके बारे में थोड़ी आज बात करेंगे। उससे पहले एक सूचना जो रह गई है देने की, वो ये है कि आप अपना फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें ताकि दूसरे को डिस्टर्बेंस न हो सुनने में। प्रयत्न करेंगे बीच में कोई उठे नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा डिसिप्लिन रखकर हम उसको सुनेंगे। तो शुरुआत हम कार्यक्रम की करते हैं। शाला के मैनेजिंग ट्रस्टी जोशी मैडम जी, संचालक श्री जोशी साहेब एवं संजय भाई जो हमारे बीच में सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं, और सभी जो आए हुए माता पिता या कार्यकर गण। अभी जो बहुत हमको जिस विषय पर काम करना है, जिस विषय को जानना है, वो विषय है पेरेंटिंग का। क्योंकि आज बच्चों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। एजुकेशन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन घर पे जो परवरिश होनी चाहिए वो परवरिश में कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो परवरिश का ज्ञान नहीं है, और इसके कारण जो अभी की समस्याएं बच्चों की लगातार बढ़ती जाती है। बच्ची जिद्दी, गुस्से वाले, एक प्रकार के एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी वाले, और एकदम स्वभाव से विपरीत कुछ बन रहे हैं, जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हम बच्चों बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होगी युवा मानस की। अभी कुछ हो सकता है, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि युवा को बदलना बहुत कठिन है, बच्चों को बदलना सख्त है। लेकिन उसके लिए हमको पहले बच्चों की समस्याओं को समझना है, बच्चों की संभावनाएं है, उसको विकास कैसे करना है, उसका पूरा विज्ञान ऋषि मुनियों ने भारत को प्रदान किया है। तो उस विज्ञान को भी हमको समझना है। स्कूल में विषय की तो बात होती है, स्कूल के विषय को न्याय देते हैं, पढ़ाते हैं, वो होता है। संस्कार देने का कार्य है वो घर से होता है, स्कूल से भी होता है, लेकिन मुख्यतः से घर से होता है। इसके लिए एक माता को 100 शिक्षक के बराबर गिना है, और वो बहुत जरूरी है। माता और पिता अपना कर्तव्य समझे बच्चों के प्रति का। तो इसके लिए मैं थोड़ी बात करूंगा। उसके लिए हमको समझना बहुत जरूरी है, बच्चे क्या, कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सभी हम बात पंचकोश के विकास के दौरान करेंगे और उसको थोड़ी थोड़ी समझते जाएंगे। सबसे पहला जो काल होता है जीवन का, हमारा जीवन एकदम विकसित होता रहता है। तो पहला उसमें काल आता है, वो 0 से 5 वर्ष का आता है बच्चों का। वो काल पे बच्चों की परवरिश करके शरीर को केंद्र में रखकर, शरीर के स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर परवरिश करनी होती है। वो समय पर वो परवरिश नहीं हुई तो बच्चा लगातार बीमार पड़ता जाता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो पूरा जीवन वो बीमार जैसा रहता है, उसको अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसके लिए उसको बचपन से ही अच्छे आहार विहार, सुवर्ण प्राशन जो संस्कार होते वो करने जरूरी होते। और भारत में एक समय ऐसा था, इसके लिए अंग्रेजों ने हमारा इतिहास लिखा तो उन्होंने बताया था कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर 98% से भी ज्यादा है, और रोगों का जो स्तर है वो 2% से भी कम है। विश्व में हमारे बच्चे सबसे स्वस्थ थे, आज बहुत बीमार है, क्योंकि आज हम वो विज्ञान को भूल गए हैं। आज हमको वो आउटडेटेड लगता है, लेकिन वो अपडेटेड है।
बहुत ही उत्तम विज्ञान है, क्योंकि पहली बार ऋषि मुनियों ने ये शरीर को जाना, शरीर को समझा, शरीर के गतिविधि क्रियाकलापों को समझा और हमको आसान भाषा में समझाया। रोटी करने की सीखने की विद्या, सब्जी की, पूरे मेनू की विद्या पूरे भारत ने पूरे विश्व को दी। जब लोग मांसाहारी थे, कुछ काट कर खा लेते थे, उस समय हमने पूरा का पूरा फूड का साइंस दिया विश्व को। हरेक फल के गुण बताइए, सब्जियों के गुण बताइए, एक प्रॉपर डाइट दिया, डाइट सिस्टम दी विश्व को, एक प्रॉपर जीवन का तरीका दिया, बच्चों के संस्कार का एक तरीका दिया। और इसके कारण भारत में एक दो नहीं, हजारों ऋषि मुनियों विज्ञान के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हुए। विश्व के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए अपनी तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटीज में। यहाँ लोग संशोधन करने आए, समाज का परीक्षण करने आए। परिवार व्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में गिना गया। यहाँ के नीतिमत्ता को आर्यन एथिक्स के नाम से जाना गया विश्व भर में। और आज हमारी स्थिति ये हो गई कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की एक संस्था ने 2018 में सर्वे किया। उन्होंने बताया कि भारत में परिवार की व्यवस्था अतिशय दयनीय स्थिति पर है। भारत में अब परिवार पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया और उनके आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भारत में रोज 211 बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं प्रतिदिन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की संस्था 2018 में उन्होंने ये स्टैटिस्टिक्स दिया। 211 बच्चे रोज घर छोड़कर चले जाते, माता पिता से तंग। 31 बच्चे प्रतिदिन सुसाइड कर लेते हैं, घर से कंटाल कर, माता पिता के अयोग्य वर्तन के कारण। अब इसमें वो लोग ऐसा बताते होंगे कि माता पिता का दोष है, लेकिन हमारी दृष्टि से उसका कोई दोष नहीं है। दोष केवल उसके अज्ञान का है। वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, वो चाहते तो है कि बच्चा अच्छा बने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सच्चा व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि सच्चा व्यवहार करने के लिए उसके पास नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज यहाँ से उसको मिला नहीं, और इसके कारण उसके पास जो ऋषि मुनियों का ये ज्ञान नहीं पहुँचने के कारण थोड़ी समस्या है। वो पहुँचे, इसके लिए हम सब लोग, स्कूल मैनेजमेंट, हमारी संस्था संस्कृति आर्य गुरुकुलम प्रयत्न करती है कि वो नॉलेज जाए तो बच्चे शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ बन पाए। इसमें आपको भी जागना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा, क्योंकि आपके पास बच्चे सबसे ज्यादा घंटे रहते हैं। स्कूल के पास 5 घंटे 6 घंटे रहते हैं, आपके पास उसके बाकी के घंटे 1-2 घंटे छोड़कर बाकी के आपके पास रहते हैं। दूसरा, आपके पास 1-2 बच्चे अपने ही रहते हैं, स्कूल के पास सबके बच्चे रहते हैं। तो जो काम आपसे हो पाता है वो बहुत प्रभावी रीत से हो पाता है, घर पे हो पाता है। इसके लिए हम एक गुरु शिक्षा का आयाम लेकर निकले हैं। उसको विश्वनाथ गुरुजी ने डॉक्यूमेंटेड किया है, उसको डिजाइन किया है। वैदिक पेरेंटिंग के 100 सूत्र लिखे संस्कृत में, और वो पूरा का पूरा साइंटिफिक, पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक है कि किस तरह से बच्चों का विकास होता है और उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जरूरी होगा कि हम पंचकोश के विकास को समझें। पंचकोश क्या है, उसका विकास क्या है, और बच्चों की परवरिश में हम क्या क्या गलती करते हैं, तो वो थोड़ा हम समझेंगे पहले। तो सबसे पहले 5 कोश होते हैं। सबसे पहला कोश का नाम है अन्नमय कोश, बराबर है। सबसे पहला हम देखते हैं लाइट है, पंखा है, माइक है, वो फिजिकल हम देखते हैं ना, देखकर पता चल जाता है एसी है, पंखा है, लाइट है, चलती नहीं है तो भी पता चल जाता है। वो उसका फिजिकल फॉर्म है, शारीरिक स्वरूप है उसका है। जैसे हमारा भी एक शरीर है,
उसका विकास होता रहता है बच्चे का 0 से 5 साल तक। उसको हम क्या कहते हैं? अन्नमयी कोश। उसका नाम क्या है? अन्नमयी कोश। वो 0 से 5 साल तक सबसे ज्यादा विकसित होता है। 0 से 5 साल तक सबसे ज्यादा बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम एक मूवमेंट भी चलाते हैं सुवर्ण प्राशन की, जिसकी बात शैलेश भाई करेंगे, संजय भाई राउत यहाँ पर ही चलाते। सुवर्ण प्राशन बहुत महत्व का होता है अन्नमयी कोश के विकास के, बराबर। एक 0 से 5 साल तक उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। उसके लिए पहले क्या करना है, उससे पहले जानना ये होता है कि क्या नहीं करना है। जैसे शाला में नियम लिखे होते हैं, वो ऐसे नहीं लिखे होते कि यहाँ आकर क्या करो, लेकिन सबसे पहले लिखा होता है यहाँ क्या न करो, यहाँ गंदगी मत करो, यहाँ थूको नहीं, यहाँ ऐसा न करो, लिखा होता है। यहाँ आकर क्या करो वो तो बता देंगे, लेकिन पहले तो शुरू होता है क्या न करो। अब इसकी शुरुआत भी बच्चे को होती है क्या न करो। सबसे पहले बच्चों के शरीर को जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है सिंथेटिक फूड, बराबर है। प्राकृतिक फूड हमारे शरीर के अनुकूल होता है, सिंथेटिक फूड हमारे शरीर को नुकसान करता है, बराबर है ये बात। क्योंकि वो कुदरत ने बच्चे के शरीर के लिए नहीं बनाया है, बराबर। बहुत लोगों के पास गाड़ी होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बराबर है। कितने लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? यहाँ पर कोई है कभी डाला हो? कभी नहीं। नजदीक पंप पे हम जा रहे थे, एक बार ड्राइवर है, एक हम ड्राइवर लेकर जाते हैं अलग अलग, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, उन्होंने दी थी हमको कि भाई आपके जानी है, हमारे पास छोटी कार है, तो बड़ी कार उनके पास थी, तो हम लेकर जा रहे थे। अब राजस्थान की बॉर्डर पर गए तो पूरे पंप पेट्रोल क्या है, डीजल का पंप नहीं है, गाड़ी डीजल की। तो मैंने उनको बताया कि एक बार ऐसा करो, पेट्रोल मतलब हम डाल देते हैं, डीजल की गाड़ी, पेट्रोल के पंप आ रहे हैं, डीजल नहीं है कहीं पर भी। बहुत क्राइसिस थी, ट्रकों की वो थी तब, तो बोले डीजल की अभी बहुत क्राइसिस है, डीजल नहीं है, क्योंकि सबने ले रखा है, ट्रक की हड़ताल है तो नहीं है। तो हमने कहा कि एक बार हम पेट्रोल डाल देते हैं। तो बोले नहीं, क्या आप पागल हो गए? बोले वो बोले पूरी गैरेज में ले जानी पड़ेगी और बहुत खर्चा होगा, इससे अच्छा है कि आप हम गाड़ी यहाँ रख के बस में जाते हैं। इसमें हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, लेकिन हम शरीर का विचार करते हैं तो वही काम करते हैं, बराबर है। हमारा शरीर बना है प्राकृतिक रूप से, जो वस्तुएं मिलती है उसको हमारा मेटाबॉलिज्म पचा पाता है, लेकिन जो सिंथेटिक हम बच्चों को खिलाते हैं वो पचता नहीं, क्योंकि वो उसके लिए वो बॉडी बना नहीं है, बराबर। वो केमिकल वाला फूड, वो फैक्ट्री, वो मशीन चलते हैं, उससे शरीर नहीं चलेगा। बच्चों में हम जब वो डालते हैं बाहर का कुछ भी, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी पूरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। वो उनको पता नहीं होता है, 2-3 साल में वो रोग होने लगते हैं उसको, और वो भयंकर से भयंकर रोग होते हैं। आज बच्चों को कितने सारे रोग हो गए, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, इसके ऊपर हम काम करते हैं अभी। कितने बच्चे बीमार, कितने बीमार, क्यों? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं, हम सामने से रोगों को बुला रहे हैं और उसमें हम अपने आप हैरान हो रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम ये प्रयत्न करते हैं कि आप कम खाने दो, थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाने, बाहर का फूड न खिलाओ, कुछ भी उसको मत खिलाओ। वो बीमार होगा और वो बीमारी की एक चेन चलेगी तो लंबे समय तक वो बीमार रहेगा, क्योंकि 0 से 5 साल का काल बहुत महत्व का होता है। उस समय में जो रोग हो जाए तो जीवन भर मिटते नहीं, बराबर है। बच्चों की स्थितियाँ ये है, तो पहला ध्यान फूड पर रखना है, अन्नमयी कोश के विकास के लिए सुवर्ण प्राशन वगैरह देना है, आयुर्वेदिक औषधियाँ देनी है, ये सब ध्यान रखना है। दूसरा होता है 6 से 10 साल की उम्र, बराबर। पहले 0 से 5 साल उसका शारीरिक विकास होता है अच्छी तरह से। इसके लिए आप देखना उसकी टेंडेंसी क्या होती है। कुछ भी आप दो उसको, पुस्तक दो, गुलाब का फूल दो, वो बार बार मुंह पर ले जाता है,
खाने के, पता है ना, क्योंकि उसका शरीर मांग रहा है, शरीर मांग, इसके कुछ भी दो, आप गुलाब का फूल दो, पुस्तक दो, कुछ भी दो, बार बार क्या करेगा, वो मुंह पर ले जाएगा, बराबर है। क्यों? उसका शरीर की टेंडेंसी ऐसी, अन्नमय कोश का विकास हो रहा है। ऋषि मुनियों ने उसको गहराई से देखा बच्चे को, और उसने जाना ये 0 से 5 वर्ष तक उसका अन्नमय कोश डेवलप हो रहा है। अब दूसरा क्रम आता है 6 से 10 साल का। पहले माता और पिता पढ़ाते थे, अब उसको बाहर निकालना है, शिक्षक के पास भेजना है, स्कूल पे भेजना है। 6 से 10 साल का वो उम्र ऐसी है कि उसके प्राणमय कोश का विकास होता है, एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी का विकास होता है। प्राणमय कोश क्या होता है? जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, लाइट है, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो शक्ति है, वो इविजिबल होती है, विजिबल नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो परिणाम है उसको देख सकते हैं। उसी तरह से हम प्राण को नहीं देख पाते, लेकिन प्राण के जो परिणाम है उसको अनुभव कर सकते हैं। वो है प्राणमय कोश, एनर्जी। अब वो एनर्जी सब में है, वृक्ष में है, वनस्पति में है, हमारे बॉडी में है, वो एनर्जी है हमेशा से। अब 6 से 10 साल की उम्र में वो एनर्जी बहुत पीक पॉइंट पर होती है। हमने पिछले बार भी कहा, इस बार भी, इस सेशन में भी कहते हैं, बच्चे के क्रिया एनर्जी है वो बहुत होती है, पता है ना। 6 से 10 साल की उम्र में पीक पॉइंट पर होती है। जैसे हमारी भूख 12:30 बजे पीक पॉइंट पर होती है, लेकिन 2 बजे आप 12:30 पर भोजन करते हो, जो समय पर आप भोजन करते हो वो एक हमारा शरीर टेंडेंसी बना लेता है, वो टाइम जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो सेट कर देता है। वो सेट किया आपने, 12:30 बजे भोजन किया, अब शरीर के अंदर कोई घड़ी नहीं है, क्लॉक नहीं है, नहीं तो सेल डालने पड़ते, उसके पास कोई ऐसी क्लॉक नहीं है। लेकिन ये जब क्लॉक नहीं थी तब भी उसके पास एक क्लॉक थी, ये तो बाद में आई, लेकिन उसके पास 100,000 सालों से है, वो ऐसी क्लॉक है, उसको पता नहीं। लेकिन आप देखना, आप 1 बजे भोजन करते हो, बराबर, घड़ी नहीं है, और भूख लग जाए और घड़ी पे देखना 1 बजा होगा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सब में है। आप बराबर 10 बजे सोते हो, बाहर गए हो, घड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बर्फ बदल गया, जंगल में गए हो, आपको नींद आने लगी, आप देखना 10 बजे हो। आप याद रखते नहीं हो, आपका बॉडी पूरा याद रखता है, माइंड याद रखता है कि 10 बज गए, अब सुलाओ इसमें। फिर हम उससे विपरीत जाते हैं, हम जगते हैं तो तकलीफ होती है, रात पर जगते हैं, तो इस तरह के बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस तरह से बच्चों में भी एक शक्ति है, प्राण शक्ति। 6 से 10 साल की उम्र में वो पीक पॉइंट पर होती है। इसके लिए हम हमेशा एक प्रयोग करते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं हम। एक होता है 6 से 10 साल का ग्रुप, एक 11 से 15 का, एक 16 से 20 का। आप उसका प्रयोग कर सकते हो। 6 से 10 साल के ग्रुप को हम कहते हैं कि वहां गिलास पड़े हैं, 5 बच्चे हैं, उसमें से कहते हैं कि वहां गिलास पड़ा है, आप ले आओ। तो 5 बच्चे हैं, उसमें से 5 दौड़ते हैं, और एक गिलास उठाकर वापस दौड़ता दौड़ता आता है, और बाकी के 4 भी दौड़ते दौड़ते आते हैं। वही बात आप 11 से 15 साल के बच्चों को कहो कि वहां गिलास पड़ा है, आप ले आओ, तो वो पूछेंगे किसको कहा, तो हम कहते हैं महेश को। तो महेश जाएगा और वो लाएगा। अब वही बात हम 16 से 20 साल के बच्चे को कहेंगे कि वहां गिलास पड़ा है, आप ले आओ, 5 बच्चे हैं। तो किसको कहा, हमने कहा महेश को। तो महेश कहेगा कि मैं अभी ये 2 काम करके बैठा हूं, ये कब का ऐसे ही बैठा है, इसको आपको, वो हमको एडवाइस देगा पूरी, बराबर। और फिर हम बदल देंगे, वो लेकर, जिसको कहेंगे वो लेकर आएगा। क्या हुआ, एक समय पर वो एनर्जेटिक था पूरा, उसके पास क्रिया शक्ति थी, उसका शरीर क्रिया मांग रहा था, तो वो तुरंत दौड़ कर गया, तुरंत आया। बच्चों के लिए हम स्कूल में भी, हम हमारे गुरुकुल में भी प्रयोग करते हैं। बच्चे को कहा कि अभी वहां से डस्टर लाओ, वो लेकर दौड़ता दौड़ता लेकर आया कि तुरंत हमने कहा अच्छा वो चौक भी लाना था, तो तुरंत दौड़ता गया, चौक लाया, क्योंकि वो मोबाइल भूल गया, वो भी लाना था। फिर वापस दौड़ता दौड़ता गया, वो लाया।
अब हमको कोई ऐसा बताए तो वापस हमारी क्या स्थिति होगी? हमको कोई भेजे वहां पर एक बार लेने के लिए और हम कहे कि ये अच्छा मोबाइल भी चाहिए था और फिर कहे कि अब चार्जर भी चाहिए, तो हम मुंह से नहीं बताते हैं, अंदर तो कह देते ये पागल हो गया है। बराबर, एक बार में कह नहीं देता है। क्रिया शक्ति हमारी क्या होगी? डाउन फ्लो पर है, उसकी अप फ्लो पर है बच्चे को। अब वो क्रिया शक्ति मैनेज नहीं की तो क्या होता है? बच्चा जीवन भर आलसी बन जाता है, आलस्य आ जाता है, जीवन में आलस्य आ जाता है पूरा। वो चपल नहीं होता है, क्रियाशील नहीं हो पाता है। बराबर, आज हम कॉलेज के युवाओं को देखते हैं तो बैठे हैं, कोई जीवन में लक्ष्य नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, बैठे हैं, खेल रहे हैं। बराबर है, तो ये बहुत महत्व है। क्रिया शक्ति को मैनेज करना बहुत जरूरी है, उसकी एनर्जी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यदि वो मैनेज नहीं होती है तो क्या होता है? आलस्य होता है। वो क्रिया के लिए मैनेज नहीं होता है तो विक्षिप्तता आती है, बच्चा गुस्सा होता है बाहर। जब वो एनर्जी को मैनेज नहीं किया तो वो जिद करता है, कुछ भी फेंकता है, क्योंकि वो एनर्जी को हमने मैनेज नहीं किया। बराबर है, पानी को मैनेज नहीं करते तो पानी क्या होता है? बाहर निकलता है, इधर उधर की दीवार तोड़कर निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं? उसको मैनेज करने के लिए एक नाली दे देते। अब ऋषि मुनियों ने वो नाली दी थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये नाली से तो वो पानी वेस्ट होता है, ये बंद कर दो। हमने ये बंद कर दी तो वो एनर्जी का फ्लो गलत दिशा पर चला गया। वो नाली क्या दी थी? तो उन्होंने बताया कि 6 से 10 साल की उम्र में सबसे पहले बच्चों को उसकी क्रिया को, उसकी एनर्जी को मैनेज करना है। तो पहला काम क्या करो? पहला काम, उसको अपना काम हाथ से करने की आदत डालो। अपना काम हाथ से करें, अपना बिछाना स्वयं बिछाए, अपना थाली खुद धोए, अपना कपड़ा खुद धोए सुखाए, कुछ भी अपना काम है वो खुद करे, वो स्वावलंबी बने। और आज के बच्चों को हम माँ को देखते हैं तो कि नहीं, तू रहने दे, मैं कर दूंगी, तेरी परीक्षा है, मैं कर। छोटा सा भी काम उसको करने नहीं देते। तो ये हम उसका अच्छा कर रहे हैं या उसके लिए बुरा कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। उसके लिए अभी अच्छा लगने वाला काम भविष्य में बुरा है। आप समझे? बच्चे को बुखार आ गया, बच्चे को बुखार आ गया तो क्या उसको बुखार आया? बुखार आया, बुखार आ गया। अब श्रीखंड बनाया था, बुखार आया तो उसको 102 बुखार है, श्रीखंड बनाया है घर पे मेहमान के लिए, सबके लिए। हम उसको श्रीखंड खाने देंगे? वो मांग रहा है कि मुझे श्रीखंड दो, श्रीखंड दो। हम देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे ना। समझदार है तो देंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब अभी के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो भविष्य के लिए अच्छा, उसको बीमार पड़ेगा, शरीर को वो करेगा, बुखार बढ़ाएगा, कोई भी रोग कर सकता है। इसी तरह से हम उसको खुद का काम करने की आदत नहीं डालते हैं तो अभी के लिए अच्छा लगेगा कि माँ सब कर देती है, भविष्य के लिए वो आलसी बन जाएगा, जीवन भर के लिए वो बुरा होगा। हमारे पास जो इंटरव्यू होते हैं गुरुकुलम में, उसमें हम ये नियम करते हैं कि भाई उसको खुद का काम करना है। अभी एक बच्ची आई थी पंजाब से, पीछे मैंने बताया था। क्या हुआ पता है आपको? कि वो आई, इंटरव्यू देकर आई, वो आई तो गुरुकुल में प्रवेश हुआ। उसको 2-3 दिन हुए, गुरुवार का दिन था। उस दिन कपड़े धोने का क्रम होता है। उस दिन क्या होता है? कपड़े धोने के लिए क्रम आता है। तो उसका क्रम आया तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने उसकी दो जोड़ी जो कपड़े लाए थे वो उसको दिया कि आज कपड़े धोने हैं 9:30 बजे सुबह।
कपड़े लेकर वो वहां पर गई नल के पास, कपड़े लेकर गई, वहां बच्चे धो रहे हैं, इधर गई, एक तरफ नल खोला, एक तरफ नल से पानी की धारा आई, एक तरफ आंख से पानी, आंसू आ गए, इधर पानी गिरा, इधर आंसू आ गए, बराबर। तो वो बच्चे देख रहे, वो मेरे पास आए कि ये रो रही है। तो उसको मैंने पूछा, मैं गया वहां पर, पूछा कि आपको किसी ने डांटा? बोले नहीं। मारा किसी ने, कुछ कहा? बोले नहीं। क्या हुआ? वो बोले इतने बुरे दिन मैंने कभी नहीं देखे थे, इतना रोए कि मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही। तो मैंने उसको पूछा क्यों आ रही है? वो बोले घर पे थी तब मम्मी कपड़े धो देती थी, अब इधर तो मुझे धोने पड़ते हैं, बहुत बुरे दिन आ गई, बहुत तकलीफ है, रोने लगी। तो एक 8 साल का बच्चा था, वहां मैंने बुलाया, मैंने कहा तूने कपड़े धोए? बोला हाँ अभी धो लिए। मैंने कहा मेरे भी 2 जोड़ी कपड़े हैं, तू धोएगा? वो बोले हाँ मैं धो दूंगा, लाइए। उसके माता पिता को जब फोन किया, उसके माता पिता ने तो ऐसा बोला कि वो क्या तकलीफ है वहां पर, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने बोला क्या तकलीफ? मैंने कहा तकलीफ यहां नहीं है, तकलीफ आपके यहां है। आपका कितना वीक पेरेंटिंग है कि एक परिस्थिति, दोनों की परिस्थिति समान है। एक 10 साल की है, वो 8 साल का लड़का है, एक 10 साल की लड़की है, वो अपने कपड़े धोने के लिए रो रही है और वो बता रही है कि इतना बुरे दिन मैंने नहीं देखे थे। अब वास्तव में तो बुरे दिन आए नहीं है, नहीं तो वो क्या करेगी? ये उसको बुरे दिन लगते हैं तो कोई दुख आया नहीं है, तब भविष्य में क्या होगा? और ये 8 साल का लड़का दूसरे के कपड़े धोने के लिए भी आनंदित है, खुशी है, और आपकी बेटी को अपने कपड़े धोने पड़े उसलिए भी दुखी है। तो तकलीफ यहाँ है या तकलीफ आपके यहाँ है? तो बोले क्या? मैंने कहा आपने उसको परवरिश नहीं की है, और इसका परिणाम क्या हुआ? अभी हमने कुछ बच्चों को ऐसा सिखाया नहीं काम करने का। तो सही मायने में हम बोले, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें कि आपको पूछे बिना या आपको कन्विंस किए बिना ये लोग 3 लोगों को भोजन कराने के लिए ला सकते हैं घर पे? बोलिए, आपको कन्विंस किए बिना 3 लोग मेहमान को, पुरुष लोग ला सकते हैं घर पे भोजन कराने के लिए? ला सकते कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं तो सूरत की स्थिति अच्छी है। यदि ला सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप विचार करना ला सकते हैं ना वास्तव में, क्योंकि वो फोन करते हैं तो हम कहते हैं कि होटल में करा दो, रात भी करके आना फिर, बराबर है? क्यों हुआ? क्योंकि हम ने कुछ जीवन में मूल्य नहीं सिखाया बच्चों को, जो बहुत जरूरी था सिखाना। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सबसे पहले बच्चों को अपना काम करना बचपन से ही 6 से 10 साल की उम्र में सिखा देना है। आप ऐसा मानोगे कि वो बड़ा बनकर सीख लेगा या बड़ी बनकर वो सीख लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। वो रोटी भी बड़ी बनकर सीखेगी तो भारत के नक्शे जैसे बनाएगी। बड़े बनकर नहीं सीखा जाता है। कोई चीज होती है वो उस समय पर ही सीखी जाती है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, बात करते हैं घर पे, फोन होता है ना रोज, उस समय पर मायके पे बात करते हैं। सास मंदिर पे गई तो उसकी कथा पूरी चलती है, वो बराबर है। वो भागवत की कथा सुनने गई, हमने उसकी कथा यहाँ चालू कर दी फोन करके। तो वो क्या होता है कि हम वो बनाते हैं तो उसमें सब्जी में सब डालते रहते हैं। थोड़ी बातें न करे कोई, आवाज न करे। मैं बाद में आपका सुनूंगा, प्रोग्राम के बाद मुझे बोलिएगा तो मैं आपका सुनने के लिए आऊँगा, अभी आप मेरा सुनिए, ठीक है? तो वो बातें न करे कोई बीच में। हाँ, तो उसमें क्या होता है, हम नमक डालना भूल जाते हैं। नमक डालना भूल गए, बाद में वो हम परोसते हैं। जब परोसते हैं तब ये लोग भोजन के लिए बैठते हैं, चखते हैं, तो बोले इसमें नमक नहीं। तो हम के वो
बच्चा स्कूल भेजने थे, उधर फोन आ गया था, ऐसा हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि माई के फोन से तो अच्छा नमक भूल गए, तो उसको वापस हम क्या करते हैं, गैस पर लगाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, फिर गर्म करते हैं और थोड़ा हिला कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये बराबर है, तो बोले अब चलेगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जी बनाते वक्त जो नमक मिक्स हो पाता वो बाद में हो पाता है, आपका अनुभव है ना ये, तो उस समय जो हो पाता है उसके बाद में आप कितना भी डालो, कितना गर्म करो तो सब्जी जल जाएगी, नमक मिक्स नहीं होगा, बराबर है। इसी तरह से 6 से 10 साल की उम्र में जो आपको अच्छी आदतें सिखानी है बच्चों को, जो उसको सिखाना है अपना काम करने का, वो 6 से 10 साल की उम्र के बीच में हम सिखा सकते हैं, उसके बाद वो नहीं सिखा सकते हैं, बराबर है। तो ये पहला काम करना है उसको, स्वावलंबन, अपना काम खुद करना, वो कोई गलत बात नहीं है, उसमें हम थोड़ा सा भी न्यूनता नहीं है, वो बहुत अच्छा गुण है। अपने काम खुद करना, अपने कपड़े धोना, अपने कमरे को साफ करना, बराबर, अपनी चीजें व्यवस्थित रखना, वो बहुत अच्छा गुण है। तो वो बच्चों को अवश्य 6 से 10 साल की उम्र में सिखाना है। दूसरा क्या सिखाना है, तो वो सहनशीलता सिखानी है, वो सहन कर सके। अब ये वो नहीं सिखाते हैं, कुछ भी बात हो हम विपरीत नहीं कह सकते, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, मैं अहमदाबाद में था, रिजल्ट आया 10th का या 12th का, पूरे रिवर फ्रंट पर पुलिस लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? क्योंकि यदि 10th में है, 12th में है, रिजल्ट आया और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है, मानो 80% माइंड में थे और 60 आए, 50 आए, या फेल हुआ, कुछ भी हुआ, तो सीधा वो जंप लगाता है। और अब तो सूरत में भी ऐसा है, पूरे कवर्ड किए ना पूरे ब्रिज उससे, क्योंकि नहीं तो जंप लगाते। क्यों लगाते? और पेपर में आता है कि इतने बच्चे फेल हुए तो बच्चों ने आत्महत्या की। वो फेल नहीं हुए हैं, हमारी परवरिश फेल हुई, हम फेल हुए हैं उसमें, वो फेल नहीं हुआ है। वो तो पेपर वाले लिखते हैं कि वो फेल हुआ, वो फेल नहीं हुआ है, हम फेल हुए हैं। छोटी बातों में आत्महत्या कर ले, माने हमने उसको तैयारी नहीं किया है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और आज भी ऐसा हर एक सिटी में बन रहा है भारत, क्योंकि हम उसको घर पे जो सिखाना चाहिए वो कभी उसको सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उससे डरते रहते हैं कि उसको गलत लग जाएगा, उसको गलत लग जाएगा, तब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसको अनुशासन करना है, अच्छी बातें सिखानी है, सही बातें सिखानी है, तो सहन करने का सिखाना है उसको। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको संवाद सिखाना है। कोई आए तो उसके साथ उसको आओ, बैठो, थोड़ी बात करना, वो सब सिखाना है। वो यदि उस समय पर नहीं सिखाया तो जीवन में वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। अभी हम राजकोट में गए थे तो बहुत मेरे YouTube पर वीडियो सुनते हैं, आचार्य मेहुल भाई चैनल है हमारी, उस पर बहुत सारे वीडियो है, पेरेंटिंग के, बहुत जीवन उपयोगी विषय के हैं, आयुर्वेद के हैं, बराबर है। तो उस पर बहुत सारे वीडियोस है, वो बहुत लोग सुनते हैं। तो बहन एक सुनती थी हमेशा के लिए, बहुत बार हमारी शिविरों में भी आती थी। उन्होंने बताया कभी भी आप रेसकोर्स पार्क के पास, एयरपोर्ट फाटक के पास आओ तो मुझे फ़ोन करना, घर पे मैं होती हूँ, तो मुझे थोड़े प्रश्न है, हमारे सास को भी आपको मिलना है, हमारे घर पे भी आओ तो हमको बात करनी थोड़ी। मैंने कहा ओके, मैं निकलूँगा तो आप आऊँगा। इसमें एक दिन मैं वहाँ से निकला, बहुत गर्मी थी, मैंने कहा कि 15-20 मिनट में वहाँ पर थोड़ा बैठकर उसको समझा कराता हूँ। मैंने फ़ोन किया कि वो बोले मैं पहुँच रही हूँ 15-20 मिनट में। हम पहले पहुँच गए, वो बाद में पहुँचने वाली थी। पहुँचे, नॉक किया, उसकी बेटी भी हमको पहचानती है, वो निकली। यहाँ पर वो हैंड्स फ्री वो करी थी और फ़ोन तो आपके हाथ में भी है अभी सबके, उसके हाथ में भी था। तो पूरे की पूरी चेक करके निकली, द्वार खोला। मैंने कहा मम्मी है, मुझे लगा पहुंच गए होंगे। वो बोले नहीं।
फिर वो खड़ी रही ऐसे। अब हम क्या करें, बाहर धूप है, वो पहचानती है हमको कि ये लो। तो हमने कहा हम अंदर आए, तो बोले हाँ चलेगा, हमको अंदर ले गए। फिर हम ही सोफा में जाकर बैठ गए सामने। वो तो अपना रीत से वो उसमें तले थे, वो भी बैठी। अब हम राह देखने लगे, अब करे क्या, अब तो बाहर धूप है तो बैठना पड़ेगा। मैंने फोन किया कहाँ है आप, वो बोले कि मैं अभी बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। उसको लगा कि ये मैं देर से जाऊंगी तो ये चले जाएंगे, क्योंकि हमारा समय तो कीमती होता है बहुत ही। तो तुरंत भागी भागी आई, 10-15 मिनट में पहुंच गई। तब तक वो ऐसे ही स्क्रॉल करती रही, देखती रही, सुनती रही सब कुछ। फिर वो आई, तो नैना बेन आए, तो उन्होंने बताया कि पानी पिया आपने। मैंने कहा पूछा तो नहीं अब तक। बोले ठीक है मैं लाती। वो लाई पानी लाई, फिर के मैं चाय बनाती हूँ, ये फिर बनाकर लाई चाय। उसको बताया कि जाओ बेटी अब अंदर जाओ, मुझे बात करनी है इनसे। तो अंदर चली गई। मैंने कहा कि क्या काम था आपको मेरा। वो बोले कि मैं आपके आयुर्वेद के वीडियो सुनती हूँ बहुत ही, और शास्त्र के बारे में आप बताते हैं कि ये शास्त्र ऐसा था वैसा था, भारत का ऐसा था वैसा। तो थोड़ा मैं अभी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि 2 ज्योतिषियों ने अलग अलग किया है, कहा है। एक ने मांगलिक कहा है, एक ने उसका बताया है, एक ने राहु का बताया, तीसरा। तो आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो मुझे जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन लेना था, जन्म कुंडली को देखकर। तो आप जानते हो तो बताइए, या और कुछ आप बताइए, आपका मार्गदर्शन। मैंने कहा है क्या, वो आप बताइए। वो बोले कि अभी इसकी उम्र हो गई है, तो वो उम्र लायक हो गई है। तो मैंने कहा उम्र हो गई है, लायक नहीं हुई है। तो के बोले वो ठीक है, क्या पूछना है। उन्होंने ये बताया कि कुंडली बहुत तकलीफ है, कुंडली में मिल नहीं रहा है, कुंडली में वो है। तो मुझे एक चिंता है कि मेरा एक प्रश्न मन में है कि उसको कौन मिलेगा। उसके पिताजी है नहीं, मैं अकेली हूँ, और उसको कौन मिलेगा, ये मेरी चिंता ये बनी रहती है। तो मेरा एक टेंशन दूर हो जाए। तो मैंने कहा ये तो बराबर है, तो आपको अच्छा लगे ऐसा बताऊं कि सच्ची बात बताऊं। वो बोले कि नहीं आप सच्ची बात बताइए, आपको जो लगता है वो बताइए, मैं उस पर काम करूंगी कुछ भी होगा तो मैंने उनको ये बताया कि जन्म कुंडली तो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए उसके आधार पर तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं मनोविज्ञान जानता हूँ, साइकोलॉजी जानता हूँ, कर्म कुंडली जानता हूँ। उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि जिसके 7 जन्म के पाप इकट्ठे हुए होंगे और एक इसी जन्म में भुगतने होंगे, उसको ये मिलेगी। तो बोले कि ऐसा नेगेटिव क्यों बोलते हो। मैंने कहा देखो, जो भी व्यक्ति है उसका प्रारंभिक संस्कार स्त्री का ये होता है कि आगता स्वागता करना। कोई आए, हम आए, हाँ ये 22 साल की हो गई, हाँ उसको ये नहीं पता है कि ये पहचान वाले लोग हैं। अनजान होते तो बात अलग थी, हम पहचानते हैं, एक प्रतिष्ठित संस्थान से आ रहे हैं, तो उसने आए ऐसा नहीं कहा, वो फोन पे आओ ऐसा नहीं बोला। हम घुस कर आए आपके घर पे, हम घुस गए, हमने सामने से कहा कि अब हम आए। तो बोले क्या ये पहला अनुभव हुआ पूरे मतलब राज्य में, ऐसा कहे या पूरे भारत में कहे कि हमने सामने से पूछा हो कि हम आए। बाकी गांव का गांव जाते हैं तो वो सामने से ही बताते हैं, और पहचानते नहीं है तो भी कपड़े देखकर, शकल देखकर उसको पता है ये सभ्य व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है, ऐसा कपड़े, तो उसको पता ही है इसको आए ऐसा बताना चाहिए। तो वो आए, वो गांव की बुद्धि उनको है, वो आपकी बेटी में बिल्कुल अभाव है नहीं। तो एक पहला हुआ, दूसरा हम आकर बैठ गए, वो पहचानती है तो पानी का नहीं पूछा, इतनी गर्मी है तो पानी का वो नहीं, चाय का वो कुछ नहीं। वो तब से वो स्थित प्रज्ञ की तरह बैठी है, पूरा उसमें ही बैठी है, पूरा वो देख रही है। तो संवाद, कुछ भी संवाद नहीं किया, एक वाक्य नहीं बोला। तो आपको जो शिक्षण देना चाहिए था उसको, वो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, उसको आपने MSc करवा दिया।
लेकिन जो जीवन की शिक्षा नहीं दी तो एमएससी से करके वो किसी के साथ रह पाएगी, कुटुंब संभाल पाएगी, अच्छी तरह से वो जरूरी नहीं। तो क्या जरूरी था? उसको सिखाना। बच्चों को क्या सिखाए? अच्छा व्यवहार सिखाए। कोई आए तो उसको ऐसे बोलना है, उसके सामने नहीं बोलना है, अच्छी तरह से उसको बैठने देना है, इस तरह से बात करनी है। वो सब सिखाने का समय है, वो 6 से 10 साल का है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम शिक्षा उसको मानते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। आज जो नौकरी पे भी रखते हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, या तो वो डिग्री तो बहुत बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? टीचर भी रखते स्कूल में या बड़ी कंपनीज में कोई एम्प्लॉइज रखते हैं या कोई भी फील्ड में, पहले उसका व्यवहार देखते हैं। वो बोलते कैसे हैं, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन है, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं। इंटरव्यू में भी बुलाते हैं सरकारी अधिकारियों को, तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि वो पहले कैसे बैठते हैं। डिग्री बहुत बाद में देखते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व यहाँ पर। और वो सिखाने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? 6 से 10 साल। उस समय नहीं सिखाया तो बड़े होकर सिखाना बहुत मुश्किल है उसको। 6 से 10 साल की उम्र गोल्डन पीरियड है ये सब सिखाने के लिए। तो इस समय पर हमको उसको सभी आदतें सिखानी है। अच्छी तरह से बैठना, अच्छी तरह से वो करना। हमारे गुरुकुल पे इंटरव्यू होता है प्रवेश के लिए, उसमें सबसे पहली परीक्षा यहाँ चालू नहीं होती है वो एंटर करे और उसकी एग्जाम शुरू हो और उसके मार्क्स आए, ऐसा नहीं है। शुरू होती है हमारे गेट से, जब एंट्री करे तो। जब वो गेट से एंट्री करता है तो वो फिर इस तरह से चलकर आता है। दूसरा, चप्पल कैसे निकालता है। कोई बच्चे होते हैं तो चप्पल एक इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, तो 10 मार्क कट कर देते कि अच्छा उसको चप्पल कैसे निकालना वो सिखाया। फिर दूसरे 10 मार्क होते हैं वो किस तरह से बैठता है। कोई बच्चे होते हैं सीधा है और सोफे पर ऐसे सामने बैठ फेरा। यहाँ सब शिक्षक बैठे, हम लोग बैठे, इंटरव्यू देने आए, सीधा बैठ गए। फिर माता पिता ने कहा कि गुरुजी है, पैर छू, तो सीधा उठा, फिर बैठ गया। तो वो सिखाए। फिर ये कहे सीधा बैठ, फिर इस तरह से बैठा है, इस तरह से बैठा है। तो ये प्रारंभिक एक है कि घर पे आपने क्या सिखाया है। तो पहला व्यक्तित्व वहां पर बताया है कि उसको अच्छी अच्छी आदतें सिखाए। 6 से 10 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जहां पर भी ऐसा लगे कि ये गलत कर रहा है, वहां पर उसको रोके। एक घटना है, यदि हम उसको रोकते नहीं हैं तो वो उसकी आदत बन जाती है। और आदत परिस्थितिवश नहीं होती है, वो आदत होती है। कोई गरीब है इसके लिए चोरी करता है ऐसा कम है, वो धनिक होने के बाद भी चोरी करता है, क्योंकि वो चोरी करनी उसकी आदत बन गई। आपको पता है ना, ये आदत बन जाती। कोई हमारे सौराष्ट्र में होता है ना, सुबह की चाय बाहर ही पीते हैं, कोई पान के यहाँ, कोई वहाँ मुफ्त की पीने की आदत है, तो उसी समय जाते हैं। उसके पास पैसे हैं लेकिन वो आदत लग गई बराबर की, किसी की सिगरेट पीनी, किसी की चाय पीनी, उसके लिए वो घूमते रहते। क्यों? आदत हो गई। जर्मन की एक बात है, हम पेरेंटिंग के विषय पर ये बार बार कहते हैं, उसकी बात करके मैं पूरा करूंगा। क्या हुआ, एक बच्चा था, उसकी माँ थी, उसकी परवरिश कर रही थी, बहुत अच्छी स्थिति थी। स्कूल पे गया, रबर नहीं था, चेक रबर उसके पास, पिछली सदी में। अब 2-3 दिन बच्चे ने कहा, लेकिन कोई कारणवश चेक रबर नहीं ला पाए, तो बच्चे ने क्या किया, स्कूल में से ही रिसेस हुई, तब दूसरे बच्चे का एक रबर ले लिया, पता न चले। इस तरह सब गए थे रिसेस के लिए, उसने उसकी बैग से ले लिया और वो घर पे लाया। माँ ने वो देखा लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। ठीक है, अच्छा लाया है ना, कुछ गया तो नहीं है। हम भी ऐसा विचार करते हैं, कुछ लाता है तो अच्छी बात है, कुछ गया तो तकलीफ है। तो वो लाया, वो बोलो ठीक है। अब 15-20 दिन गए, वापस किसी की बुक लाए, अच्छी तरह से उसको रखी और लाए।
फिर किसी का पेंसिल, किसी का कुछ, किसी की पेन, ऐसा सब शुरू हुआ। छोटी छोटी बातें कभी कभी लाता। अब वो बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी पर लगा, लेकिन एक आदत उसकी रह गई, चोरी करने। कभी किसी का जूता लाता, कभी किसी का कुछ ऑफिस से लाता, कुछ भी, क्योंकि वो आदत लगी है। एक दिन क्या हुआ, उसको देखा तो एक राजा के घर पे, राजा नहीं था उस परिस्थिति में, उसने राजा के यहाँ स्टेट था जो, तो स्टेट के यहाँ गहने की, हीरा की चोरी की, पूरे डायमंड्स की, और वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसको वहाँ के रूल्स के अनुसार उसको फांसी की सजा सुनाई। उसको पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा में उसने बताया कि मुझे मेरी माँ को एप्पल खिलाने हैं, इसके लिए मुझे एप्पल चाहिए, कट करने के लिए नाइफ, चाकू चाहिए, छुरी चाहिए। तो सब लाया, सब लाकर दिखाया, दिखा कि ये लो, सब दिया। माँ को भी लाया। माँ को लगता था कि ये मुझे एप्पल खिलाएगा सही में, लेकिन उसने ये किया कि वो शौक रह गए सब लोग कि उसने वो छुरी को उठाया, एप्पल काटने की बजाय उसने अपनी माँ का नाक काटा। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतनी सेकंड्स में वो घटना बन गई, खून खून बह रहा है। माता बहुत रोने लगी उसको। तो लोगों ने पूछा कि जिसने आपको जीवन दिया उसके साथ आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? बातें मत करें, बहन बातें मत करें। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसके साथ आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो उसने बताया कि उसने मुझे जीवन दिया, वो पूरे लोगों ने भी देखा, वो पूरे विश्व ने, पूरे राज्य ने, पूरे लोगों ने देखा। गवर्नमेंट को भी ये पता चला कि मुझे इसने जन्म दिया, लेकिन इसने मुझे मृत्यु भी दिया, वो किसी को पता नहीं, वो केवल मुझे पता है। तो बोले क्यों? वो बोले कि आज जो मुझे मृत्यु दंड की सजा हुई वो इसके कारण हुई, जब मैं पहले दिन जो रबर लेकर आया था उसी दिन मुझे डांटा होता, उसी दिन यदि मुझे रोका होता, क्योंकि उस दिन मुझे पता नहीं था कि इसका परिणाम ये है, लेकिन इसको तो पता था ये, तो मुझे क्यों नहीं रोका? उसके स्वार्थ के कारण मुझे नहीं रोका, और नहीं रोकने के कारण आज ये परिणाम है। बच्चों में बहुत सारी ऐसी गलत आदतें पड़ जाती है, उसको जब हम रोकते नहीं तो वो उसके मानस में आदत बन जाती है, और बाद में बड़े होकर वो सुधरती नहीं है। इसके लिए जो भी आपको ऐसी आदतें दिखे बच्चों में कि ये आदत उसकी गलत है, तो सबसे पहले उसको सुधारने के लिए हमको थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्टली नहीं करना है। ये यदि हम करेंगे तो उसके ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे। प्राणमय कोश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने 3 बातें कही। एक, स्वावलंबन, अपना काम हाथ से कराएंगे तो उसकी एनर्जी मैनेज होगी, वो ज़्यादा गुस्सा जिद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी का फ्लो मैनेज करेंगे हम, तो वो एनर्जी जाएगी वहाँ से अच्छी तरह से। दूसरा, सहनशीलता सिखाएंगे, उसको कैसे सहन करना है वो सिखाएंगे, तो बहुत उसको लाभ होगा। वो सहन करेगा तो उसकी एनर्जी को एक दिशा मिलेगी। तीसरा, जो मैंने बताया, जब बुरी बुरी छोटी छोटी आदतें होती है वो हम सुधारेंगे, उसको अच्छी तरह से अच्छी आदतें डालेंगे तो उसका प्राणमय कोश का विकास होगा। आज ये 2 बातें मैंने बताई, अन्नमय कोश का विकास और प्राणमय कोश का विकास। अभी हम आगे जब मिलेंगे तब और 3 कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। इसके बारे में हम जानेंगे।